आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट और एक्ट्स की बात करेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। तो देखो, वैसे तो मैं सब बता ही चुका हूँ, लेकिन एक बार हम ओवरव्यू और ले लेते हैं। देखो, हमने बताया था कि किस तरीके से हम शिफ्ट हुए हैं, और क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हम एक गिफ्टेड देश है। एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, एग्रीकल्चरल लैंड है, फॉरेस्ट रिच एरिया है। अगर आप कृष्णा गोदावरी कावेरी रीजन की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, तो फॉरेस्ट रिच एरिया है। जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ज्यादा सरप्लस होगा हमारे पास। ठीक। और ये यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो हम ट्राइब से अभी मॉडर्न डे देश पे आ गए हैं। ठीक है। हमारे ट्राइबल कल्चर बहुत पहले से है। सबसे पहले मॉडर्न्स और कुशान्स आए नॉर्दर्न इंडिया में, चौलक्स, संगम, चोलास साउथ इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉरेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है। फॉरेस्ट के साथ इन्होंने ज्यादा छेड़खानी नहीं की, इन्होंने छेड़खानी, लेकिन फॉरेस्ट को मेंटेन भी किया। जैसे मैंने बताया था ना कि मॉरल्स ने तो फॉरेस्ट, आप ज्यादा फॉरेस्ट नहीं काट सकते, एनिमल स्लॉटर पे बैन लगा दिया। ठीक है। एलिफेंट्स, अब देखो फॉरेस्ट का यूज जो है ये जब जैसे ही किंगडम बने तब से होने लगा था। आपको हाउस बनाने के लिए भी वुड चाहिए होता था। टिम्बर कहां से लाएंगे आप? जंगल से लाएंगे। उसके बाद जो काट, फर्नीचर, आपके जो रथ होते थे और जो ब्रिजेस होते थे, उन सब के लिए आपको टिम्बर चाहिए होता था, और वो आप फॉरेस्ट से लेके आएंगे। और फॉरेस्ट का जो वन की बात करें, ये हमारे वेदों में भी मिलता है, लेकिन इसको एज अ भगवान दिखाया जाता है। उपनिषद और अरण्यकाश की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र ने भी ये बात लिखी है। मौर्य जो थे और जितने भी अदर एम्पायर बिल्डर्स थे, जैसे गुप्तास थे, उन्होंने भी फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया। फिर दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमको रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज कहां से आएंगे? फॉरेस्ट से आएंगे। और ये फॉरेस्ट मुगल एम्पायर में, मुगल इंडिया में सबसे ज्यादा इंक्रीज हो गया। जब बता दूं कि जब अकबर की मौत हुई थी 1605 में, तो भारत की पॉपुलेशन 10 करोड़ थी उस समय। तो 10 करोड़ लोगों के लिए रिसोर्सेज जुटाना, ये सब फॉरेस्ट, इसलिए मुगल में फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। लेकिन रिलेशनशिप कॉर्डियल थी। फिर आया कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड में मैंने आपको बताया किस तरीके से रेलवे के लिए उन्होंने एक्सपैंड किया। ठीक। जो भी ब्रिटिश करता था वो अपने लिए करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने सामान, रॉ मटेरियल भारत से ब्रिटेन भेजा, और वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था। मशीनों से वही प्रोडक्ट हमारे पास आए, और ये रॉ मटेरियल सब कुछ फॉरेस्ट से ही आता था। शिप्स जो हैं, ब्रिटेन को अपनी नेवी के लिए जाना जाता है, और नेवी शिप के बिना तो अधूरा है। सूरत और मालाबार कोस्ट पे बकायदा शिप बनाए जाते थे, शिप बिल्डिंग होती थी। जो एग्रीकल्चर था उसको एक्सपैंड किया गया, फॉरेस्ट को हटा के। रेलवे का डेवलपमेंट किया गया 1853 में। फ्यूल वुड रिक्वायरमेंट भी यहां से हम देखते हैं कि भारत से ही ली। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिटेन ने, जो कॉलोनियल पीरियड था, उसने फॉरेस्ट का बहुत तगड़े से यूज किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। हिमालयन फॉरेस्ट ने इनको बैम्बू दिया, साल दिया, और बहुत सारे जो ये कॉटन कल्टीवेशन करते थे उसके लिए सपोर्ट दिया। रेसिन्स, टर्पेंटाइन, टैनिंग मटेरियल्स जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टिम्बर फॉरेस्ट होते थे, कुछ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट होते थे, कुछ फ्रूट्स मिलते थे कुछ फॉरेस्ट से। ठीक है। जो दो वॉर, वर्ल्ड वॉर वन की बात करें, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टिम्बर एंड बैम्बू का एक्सपोर्ट किया गया भारत से ब्रिटेन में, और फिर वहां से इजिप्ट और इराक में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में ये और ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो ब्रिटेन ने तो भारत के फॉरेस्ट के दम पे वॉर लड़े हैं। यहां पे जो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया इन्होंने, यहां से रॉ मटेरियल है फॉरेस्ट से, वो अपने मिलिट्री में लगा दिया, अपने देश में लगा दिया, और खूब भर भर के पैसा कमाया। टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन, ये सब फॉरेस्ट को हटा के ही की गई। ठीक है। रेलवे, रोड नेटवर्क्स, सब फॉरेस्ट है, पहाड़ को काट काट के नेटवर्क्स बनाए गए। फिर आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करें तो वही चीज है कि यहां पे फॉरेस्ट लैंड का जो यूज है वो तो कंटिन्यू हुआ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, और ग्रोथ भी बहुत तगड़ी देखी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा यूज है। डैम्स बनाए गए, प्रोजेक्ट्स बनाए गए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब देखो, ये डैम्स बनाए गए तो ये नदियों का इनका रुख मोड़ा गया। कई जगह तो विलेज, नर्मदा बचाओ आंदोलन अभी तक सरदार सरोवर डैम के लिए वो विस्थापित जिन लोगों को किया गया था, क्योंकि जब डैम बनाते हैं ना
तो अगल बगल गांव होते हैं तो उस गांव को उजाड़ दिया जाता है और उनको बोला जाता है हम आपको पैसा देंगे, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी जो कॉलोनियल एक्टिविटीज थी वही चलती रही हमारी। ट्राइबल्स विलेज में जो रहते थे, जो गांव में विलेज होते थे, जो ट्राइबल्स थे, उनको कुछ दिया ही नहीं गया, उनके राइट्स को बकायदा छीन लिया गया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, स्मगलर्स, टिम्बर माफिया आ गए। अब माफिया जब आए तो भाई उनको तो खाली पैसे से मतलब है, फॉरेस्ट लैंड का डेन्यूडेशन हुआ। अब जब ये सब हुआ, सरकार का इतना कंट्रोल बढ़ा, तो बहुत सारे इंसर्जेंट एक्टिविटीज होने लगी। ठीक है, माओवादी और नक्सलवाद जो प्रॉब्लम है, वो एक फॉरेस्ट भी तो उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, कि जल, जमीन और वन हम नहीं देंगे आपको। सिंपल सी बात है, ये हमारा है और हम इनके लिए लड़ रहे हैं। फिर वो भी एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, यहां पे जितने भी ट्राइब्स हैं उनको भी बोला कि हम आपके लिए लड़ेंगे, आप हथियार उठा लो, हम मिलके सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। तो एक तरीके से इंसर्जेंसी भी हुई। बहुत सारे टेररिस्ट और इंसर्जेंट ग्रुप्स आए, जैसे जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, आंध्र प्रदेश में, तराई रीजन में फॉरेस्ट फायर हुई। कन्वेंशनल फैक्टर्स भी बहुत सारे, फॉरेस्ट फायर हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, केयरलेस यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन टिम्बर हो गया। टिम्बर के लिए हमने पेड़ों को काटना, टिम्बर के लिए बहुत पेड़ों को काटा है हमने। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फॉरेस्ट का डेन्यूडेशन हुआ, फॉरेस्ट खत्म होने लगे। और आज हम हालांकि अब जाके हम संभले हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी अभी भी डेवलपमेंट के नाम पे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अभी जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो फॉरेस्ट कवर है, मेट्रो बनाया जाएगा तो फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा। अभी आपने मुंबई में देखा होगा कि मुंबई में भी जो ग्रीन कवर है, वहां पे भी मेट्रो बनने का काम चल रहा था। अब तो शिवसेना की सरकार ने उसको शायद रोक दिया है, लेकिन उसमें भी यही बात चल रही थी कि फॉरेस्ट को हम काटेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को, डेवलपमेंट और इकोलॉजी साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम डेवलपमेंट को हद से ज्यादा तवज्जो देते हैं और वो फिर प्रॉब्लम करता है। अब हम दोस्तों फॉरेस्ट एक्ट्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट एक्ट्स की बात करें दोस्तों, तो ये शुरू होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। देखो, इससे पहले प्री कॉलोनियल पीरियड में तो कोई फॉरेस्ट एक्ट था नहीं, रिलेशनशिप बहुत ही कॉर्डियल थी। ठीक है, सारे ट्राइब्स के बीच में सब बढ़िया था। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो उसको पता था कि विदाउट कम्युनिटीज की परमिशन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो कानून बनाओ। आई एम रियली सॉरी, ये ओ होगा यहाँ पे। ठीक है, कॉलोनियल हो गया ये ओ होगा। ठीक है, तो आप ओ कर लीजिएगा। तो पता था कि कम्युनिटीज और ट्राइब्स की हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना तो हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले 1857 के रिबेलियन के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी गई और आपकी जो आधिपत्य है वो, मतलब भारत जो है वो पूरा ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गया, तब 1857 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया। मोटिव क्या था? इसी दौरान 1852 में रेलवे भी एक्सपैंड हो रही थी। 1800 लॉर्ड डलहौजी आ गए थे ना रेलवे को लेके, तो पहली रेलवे भी चलाई गई। तो रेलवे के एक्सपेंशन के लिए हमको टिम्बर चाहिए था, तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1857 में बनाया गया। चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो, उस समय वाइसरॉय कौन थे? 1857 में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया तो भारत के वाइसरॉय कौन थे? और फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद भारत का पहला फॉरेस्ट एक्ट आता है 1865 में। 1865 में फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब इसने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को यह पावर दे दी कि ये लोकल रूलर्स को रूल्स बता सके ताकि इंडियन फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। समझे कि नहीं? देखो, ये जो जंगल थे, यहां पे जो लोग रहते थे, जो लोकल रूलर्स थे, उनके पास आते थे। ठीक है, महाराजा भी थे। ठीक है, महाराजाओं के पास भी फॉरेस्ट आते थे। तो जो लोकल रूलर्स थे उनको ये रूल बताते थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे। अब ब्रिटेन बोल रहा था कि हम तो फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन फॉरेस्ट को कंजर्व ये लोग इसलिए कर रहे थे ताकि और ना ले जाए, और कोई ना ले जाए। लोकल रूलर जो है उसको ना यूज करे, जो ट्राइब्स हैं वो इनको ना यूज करे, क्योंकि इनको जंगल की जरूरत थी। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए कंजर्वेशन के नाम पे ये फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते थे, है ना। तो ये जो लोकल रूलर्स थे उनको रूल्स बताते थे, और दोस्तों अगर इस रूल को कोई तोड़ता था तो उसको बाकायदा सजा दी जाती थी। एक तरीके से मोनोपोली। फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 ने ब्रिटिश सरकार को फॉरेस्ट पे मोनोपोली दे दी। फिर आता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में, बहुत ही जल्दबाजी में आया था। 1865 में फॉरेस्ट एक्ट को तो ड्राफ्ट कर ही दिया गया था। ठीक है, ये वाला जो एक्ट है 1865 में जल्दबाजी में आया था। 1878 में देखो एक्ट जो आते हैं ना, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को
1878 में मॉडिफाई किया गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले एक्ट में जो कमी थी उसको हम अगले एक्ट में सुधार लें। तो 1865 का एक्ट बहुत ही जल्दबाजी में आया था। 1878 का जो एक्ट आया वो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड आया, ठीक है। इसको ड्राफ्ट किया गया और उसके बाद बाकायदा कॉन्फ्रेंस हुई फॉरेस्ट ऑफिसर की 1875 में, और फिर ये 1878 का जो एक्ट है वो बनाया गया। इसमें जो एनेक्सेशनिस्ट थे, ठीक है, उनको टोटल स्टेट कंट्रोल चाहिए था फॉरेस्ट एरियाज का, ठीक है। और जो प्रैग्मेटिस्ट थे वो, देखिए एनेक्सेशनिस्ट मतलब कौन, ब्रिटिशर, प्रैग्मेटिस्ट मतलब इंडियन नेशनल्स। तो प्रैग्मेटिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि भाई ये कम्युनिटी कंट्रोल के अंदर फॉरेस्ट है तो ज्यादा बेटर है। मतलब ब्रिटिश कह रहे हैं कि फॉरेस्ट हमको चाहिए, और जो इंडियन लीडर्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं, जो प्रैग्मेटिस्ट थे, इंडियन लीडर्स क्या मतलब जो ब्रिटिश के मतलब थोड़ा सा एक लीनियंसी बरत रहे हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच चाह रहे हैं, वो कह रहे थे फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है उसका वो कम्युनिटीज के हाथ में हो तो ज्यादा बेटर है। और जो तीसरा तबका था पॉपुलिस्ट जो लोग थे वो कह रहे थे किसी भी तरीके का स्टेट इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए फॉरेस्ट में। फाइनली मैटर को रिजॉल्व किया गया और ब्रिटिश को पूरी ताकत दी गई, एनेक्सेशनिस्ट को पूरी ताकत दी गई। तो 1875 में जो ब्रांडीज मेमोरेंडम हुआ था, ठीक है, जो प्रपोजल थे, मेमोरेंडम 1875 का हुआ था, फाइनली उसका ही बेसिस बना 1878 का ये जो एक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1878 के एक्ट में फॉरेस्ट को 3 में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट, मैं लिख देता हूं यहां पे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में क्या था कि रिजर्व्ड मतलब ये ब्रिटेन के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है ना। यहां पे जो परमानेंट सेटलमेंट है उनको एक्सटिंग्विश्ड कर दिया गया था, ऑल प्राइवेट लैंड्स को एक्सटिंग्विश्ड कर दिया गया था, प्राइवेट राइट्स को, और उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। रिजर्व्ड है ये बेसिकली। दूसरा आपका आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी स्टेट के ही अंडर था, बट इसमें जो राइट्स थे वो रिकॉर्ड किए गए थे बट सेटल नहीं किए गए थे, ठीक है। तो ये चीज। और तीसरा आपका विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट जो था वो स्टेट के अंडर नहीं था, वो बेसिकली विलेजेस के अंदर था, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई भी तरीके का इस एक्ट में किसी भी तरीके का वॉल्यूशन हुआ, भयंकर पनिशमेंट मिलता था, समझ गए। उसके बाद दोस्तों आता है फॉरेस्ट पॉलिसी। 1894 की हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी। 1894 की पॉलिसी की बात करें तो ये फ्यूचर फॉरेस्ट पॉलिसी पे बेस्ड थी, है ना। और अगेन इसमें जो फॉरेस्ट पे राइट्स थे वो स्टेट ने और ज्यादा तगड़े किए। और दोस्तों इस फॉरेस्ट पॉलिसी में ये तक बोला गया कि अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम फॉरेस्ट को साफ कर देंगे, जरूरत के हिसाब से हम फॉरेस्ट को कंट्रोल करने वाले हैं। 4 तरीके से फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले वो फॉरेस्ट जो कि हिल रीजन्स पे है, हिली रीजन्स पे है, जिनका प्रिजर्वेशन जो है, यहां पे प्रिजर्वेशन की बात है फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर बात करें, हर फॉरेस्ट पॉलिसी में प्रिजर्वेशन बताया गया है। तो प्रिजर्वेशन फिजिकल और क्लाइमेटिक ग्राउंड्स पे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्लासिफिकेशन था वो फॉरेस्ट जो टिम्बर और वैल्यूएबल टिम्बर सप्लाई करता है ब्रिटिश को, जो कि कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा माइनर फॉरेस्ट है, माइनर फॉरेस्ट जो छोटे फॉरेस्ट होता है फ्यूल फॉडर टिम्बर के लिए। और आखिरी पास्टर लैंड्स, ताकि लोकल पॉपुलेशन की जो नीड्स है ना, उन्होंने मवेशी पाले हैं, वो कहां जाके चरेंगे, तो पास्टर लैंड्स में जाओ, वहां पे चरो, ठीक है। ये चीज थी। फिर दोस्तों हम ये देखते हैं इसी दौरान 1878 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी, फॉरेस्ट स्कूल जो है एफआरआई जो आप देखते हैं ना, वो इसी दौरान देहरादून में जो फॉरेस्ट रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए इस्टेब्लिश हुआ। क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट पॉलिसी बना रहे हैं, कोई वॉयलेट ना करे उसके लिए आपको रेंजर्स भी चाहिए। आज भी आपको रेंजर्स मिलेंगे। अगर आप फॉरेस्ट पॉलिसी वॉयलेट करेंगे, इलीगल हंटिंग करेंगे या कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आपको सजा दी जाएगी। फिर आपका आया सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। ये कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन था, ठीक है। ये ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा एक्ट था 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इससे पहले जितने भी लॉज आए थे उन सबको कंसोलिडेट करके अब एक एक्ट में, मतलब सबको इकट्ठा करके 1927 के एक्ट में कर दिया गया। सबसे पहले तो इसमें पावर जो है वो और ज्यादा स्टेट को दी गई। रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम और ज्यादा बना सकते हैं। साथ ही साथ स्टेट रेगुलेशन ज्यादा बढ़ा। टिम्बर और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट के लिए स्टेट रेगुलेशन ज्यादा बढ़ा। पेनाल्टीज जो हैं इसमें अब ज्यादा बढ़ा दी गई। अब और ज्यादा पेनाल्टीज थी कि अगर एक्ट को वॉयलेट करेंगे, आप कोई रूल्स को वॉयलेट करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। साथ ही साथ यहां पे ब्यूरोक्रेसी की और ज्यादा पावर दी गई। आपको बताते थे कि हम तो लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में
वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे टिम्बर के लिए, क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली फॉरेस्ट का रूथलेस एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। कोई प्रोविजन था ही नहीं दोस्तों इस एक्ट में, जितने भी एक्ट आए थे इसमें बहुत सारी खामियां थी। हम कुछ खामियां बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लॉइटेशन भयानक हुआ, एक्सपेंशन और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ फॉरेस्ट कवर को हटा के। साथ ही साथ इसमें डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए कोई एक्ट था ही नहीं, कोई प्रोविजन था ही नहीं कि फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेंगे, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोई एग्रीकल्चर, देखिए इन्होंने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर के लिए कमीशन बनाई थी, फॉरेस्ट वेल्थ के लिए कोई कमीशन बना ही नहीं थी। तो ये तो दोस्तों कॉलोनियल पॉलिसी हो गई। अब अगले लेक्चर में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट पॉलिसी जानेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।